हर हर महादेव साथियों, आप सभी का अपने चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी वफा ना रासाई का 9वां भाग। ये तुमने सही नहीं किया था शिवम। सारा दर्द अकेले झेलते रहे। मुझसे बताया तो होता। तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। रणविजय ने बेहद अफसोस से शिवम की तरफ देखते हुए कहा। मैं क्या करता चाचू, मैं बहुत मजबूर हो गया था। मॉम और रणबीर ने मिलकर मेरे सामने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था। हर समय रणवीर का टारगेट आप या फिर शिवी होते थे। शिवम ने रणविजय के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए आगे की कहानी बतानी शुरू की। मैं रणवीर से मिलकर एक बार उसकी गलतफहमी दूर करना चाहता था, लेकिन मैं उसकी कौन सी गलतफहमी दूर करता। ऐसा तो नहीं था कि उसे सच पता नहीं था। उसे सच पता था, लेकिन दूसरे एंगल से, और अगर मैं अपनी तरफ से सच बताता तो अब विश्वास नहीं करता। एक अलग ही तरह की दुविधा में मैं फंस गया था। इन लोगों ने मेरे सामने कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। अंत हार कर मुझे मॉम की बात माननी पड़ी थी, और उनकी बात मानने के लिए तुमने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। दूसरों की बात तो छोड़ ही दो। तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि जिसने एक बेटा जन्म देते ही खो दिया हो और दूसरा बेटा बुढ़ापे का सहारा बनने से पहले ही खो जाए, उसका क्या होगा। रणविजय ने इस बार कुछ गुस्सा करते हुए पूछा। चाचू, मैंने अपनी जिंदगी दांव पर नहीं लगाई थी। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मुझे बिल्कुल इस बात का अंदाजा नहीं था कि शादी के मंडप में गोलियां चल जाएंगी, वरना मैं खुद एक बार और सिक्योरिटी चेक करवाता। और रही बात आपकी और मेरी जिंदगी की, तो मेरी जिंदगी मेरा परिवार है। मैंने सबकी जिंदगी बचाने के लिए सिर्फ एक स्टेप लिया था। अगर मैं अपने बारे में आकर आपसे बात करता तो निश्चित था कि आप मेरी खुशी के लिए शिवी की भी मर्जी नहीं पूछ। ये बात तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। पर अगर मैं शिवी से शादी कर लेता या फिर मॉम की बात को मानने से इनकार कर देता तो फिर क्या होता। मैं कुछ भी समेट नहीं पाता। आप ही कहते हैं ना कि मैं इस पूरे घर का सबसे बड़ा बेटा हूँ। मुझे सबने इसलिए सबसे ज्यादा प्यार किया है ताकि मैं अपना प्यार अपने छोटे भाई बहनों को, घर के बाकी सदस्यों को दे सकूं। तो बस यही समझ लीजिए कि पूरे परिवार के चेहरे पर मुस्कुराहट सजाना मेरी जिम्मेदारी है, और मैंने बस अपनी जिम्मेवारी पूरी की है। अगर केवल अपने आप को दुखी करके मैं पूरे परिवार के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकता था तो फिर मैं क्यों नहीं वही काम करूं जिससे पूरे घर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। मुझे जो सही लगा था मैंने वही किया था। शिवम ने अपने कदम की सफाई देते हुए कहा। रणविजय शिवम की बात समझ रहा था। हालांकि मेरी नज़र में तुमने गलत ही किया है। तुम हमारे बड़े बेटे जरूर हो, पर अभी तुम्हारा बाप जिंदा है, जिसकी जिम्मेवारी तुम्हारी जिंदगी की सुरक्षा और तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट है। तुम्हें एक बार अपनी प्रॉब्लम मुझसे बांटनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें गलत नहीं कहूँगा क्योंकि अपनी तरफ से तुम भी सही हो। अब आगे बताओ कि भाभी ने क्या कहा था। वो कहेंगी क्या? उनके तो पचड़े ही नहीं खत्म होते। शिवम अनन्या के जिक्र से ही चिढ़ गया था। राजकिशोर सिंह गुड़गांव के पुराने रईस है, लेकिन जैसा कि सबके साथ हो रहा था, 7-8 साल पहले मार्केट इतना डाउन हो गया था कि सब लोगों को काफी नुकसान झेलना पड़ा था। राजपूताना ने भी उठाया था, लेकिन हम लोग संभल गए थे। उसी समय अपने देश विदेश में रोज राजपूताना की जड़ें इतनी मजबूत कर दी थी कि मार्केट में आया हुआ ये झटका हमें हिला नहीं पाया था, लेकिन राजकिशोर जी इस झटके को नहीं संभाल पाए थे। उनके ऊपर बैंक का लोन तो था ही, इसके अलावा मार्केट का भी बहुत ज्यादा लोन हो गया था, और उसी समय उनकी मदद ईशांत मलिक ने की थी। शिवम ने बताया। रणविजय चुपचाप सुन रहा था। ईशांत मलिक ने उनके व्यापार में जितना भी नुकसान हुआ था, उस नुकसान को अपने काले कमाई के पैसों से भर दिया। उसके बदले में उसने उनकी सारी संपत्ति, बिजनेस प्रॉपर्टी से लेकर घर तक अपने पास गिरवी रख ली।
अब वो राजकिशोर जी को ब्लैकमेल कर रहा था। राजकिशोर जी सीधे साधे आदमी है। वो ईशांत मलिक को पैसा देने से इनकार भी कर सकते थे क्योंकि मालिक की ये कमाई सफ़ेद नहीं थी। उसने गवर्नमेंट के पास इसका कोई प्रूफ नहीं दिखाया था। सारी कमाई ब्लैक थी, जिसको उसने वाइट करने के लिए राजकिशोर जी के बिजनेस में इन्वेस्ट किया था। अब ईशांत मलिक मरने के बाद निशांत मलिक एक नंबर का नकारा निकला, जिसके कारण मलिक की कंपनी को भी काफ़ी नुकसान हुआ था। उसके कई काले धंधे बंद हो गए थे। तो फिर निशांत मलिक और मॉम ने मिलकर यह प्लान बनाया था। उसके हिसाब से वो राजकिशोर जी के सारे बिजनेस को अपने नाम करवाना चाहता था। लेकिन मार्केट में मलिक ग्रुप का इतना नाम खराब हो चुका है कि मलिक अपना सरनेम यूज करने से भी डरता है। दूसरे, अगर मलिक की भनक भी किसी को मिल जाती तो मलिक की जान को पहले ही खतरा हो जाता, क्योंकि हम तो उसे पागलों की तरह पहले से ही खोज रहे थे। ऐसे में मलिक अपने सरनेम के साथ बिजनेस वर्ल्ड में वापस भी नहीं आ सकता था। उसे तब तक छुपकर रहना है जब तक कि वह खुद को मजबूत नहीं कर ले। आपको पता है चाचू, रणबीर क्यों इतने धड़ल्ले से हमारे सामने आ जाता है? क्योंकि उसने रणवीर को भी अपना सरनेम नहीं दिया है। रणवीर अपना नाम रणवीर सिंह लिखता है। पर अब मलिक फैमिली को बाहर निकलना जरूरी हो गया था। आखिर चूहा कब तक बिल में बैठा रहता? तब मॉम कहा कि मैं राजकिशोर जी की पागल बेटी से शादी करूं। शिवम ने चिढ़ते हुए कहा। रणविजय ने हल्के गुस्से से उसकी तरफ देखा। हाँ चाचू, वो पूरी तरह से पागल है। उसका नाम यशस्विनी है, जिसे ये लोग विनी पुकारते हैं। उसे घर परिवार, अपने खुद के दोनों छोटे भाई बहन, माँ पापा की टेंशन, किसी से भी कोई मतलब नहीं। उसकी दुनिया अलग है, जो कि केवल उसके कपड़े पहनने और शॉपिंग तक ही सीमित है। राजकिशोर जी ने अपनी बेटी पर कोई लगम नहीं रखा है, जिसके कारण लगातार वो कर्ज में डूबते गए हैं। मॉम ने कहा कि अगर मैं विनी से शादी कर लेता हूं तो राजकिशोर जी की सारी संपत्ति मेरे नाम हो जाएगी, जो कि मलिक के पास गिरवी पड़ी है। एक नए पेपर मेरे नाम से बन जाएंगे, बाद में मैं मॉम के नाम ट्रांसफ़र कर दूंगा। राजकिशोर जी भी बच जाएंगे और मलिक के पैसे भी सफ़ेद हो जाएंगे। इसके बदले में वह फिर आपको टारगेट करना छोड़ देंगे और रणवीर को भी सच बताने में मेरी मदद करेगी। मुझे भरोसा नहीं था। तब मैंने कहा कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तब भी वो शिवांश मलिक की शादी विनी से और रणवीर की शादी उसकी छोटी बेटी मीठी से करवा देंगी। ऐसे भी रणवीर के सामने आने से सारा पैसा वाइट हो जाएगा और उसके बाद रणवीर खुलकर हमें टारगेट कर सकेगा। मेरे पास उनकी बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। शिवम ने पूरी बात बताई। रणविजय सोच में डूबा हुआ था। इन लोगों ने षड्यंत्र का इतना गहरा है कि आदमी चाह कर भी नहीं निकल सकता है। जिस तरह से मकड़ी के जाले में एक बार पतंगा फंस जाता है तो फिर उसका निकलना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाता है, उसी तरह से इस जाल में उन लोगों ने तुम्हें फंसाया था और अभी तक रणवीर फंसा ही हुआ है। रणविजय ने सोचते हुए कहा। एग्जैक्टली, पर एक बात और चाचू, मॉम की बातों से मैंने अनुमान लगाया है कि वो काफ़ी हद तक मुझ पर तो भरोसा करती हैं लेकिन रणवीर की सगी नहीं है। वह चाहती तो मेरी जगह पर पहले ही बिना मुझको बताए हुए रणवीर की शादी विनी या मीठी से करवाकर या फिर रणवीर को राजकिशोर जी की संपत्ति का मालिक दिखाकर यह काम कर सकती थी, लेकिन रणवीर को राजकिशोर जी की प्रॉपर्टी का मालिक बनाना उनके लिए अंतिम ऑप्शन था। शिवम ने बताया। तो रणविजय ने आगे जानने की नीयत से पूछा। तो मैं इसी चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहता था और अभी भी इसी चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। शिवम ने कहा। मतलब तुम्हारे दिमाग में कोई बड़ा प्लान चल रहा है क्या? रणविजय ने शिवम के चेहरे पर नज़र जमाते हुए कहा। हाँ चाचू,
पिछले 10 दिनों से बिस्तर पर पड़े पड़े मैं यही सोच रहा था कि आखिर में क्या करूं कि सब कुछ सही हो जाए। अंत में काफ़ी सोचने के बाद मेरी दिमाग में बस यही एक बात आई है कि जिस तरह लोहा को लोहा काटता है, उसके अलावा किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि लोहे को काट सके। उसी तरह से इनके षड्यंत्र को उससे भी बड़ी साजिश रचकर ही मार दिया जा सकता है। शिवम ने दृढ़ता से कहा। और प्लान क्या है तुम्हारा? साजिश नहीं कहूंगा क्योंकि यह सब तो बेवकूफ और गिरे हुए लोग करते हैं। रणविजय ने कहा। आप इधर मेरे पास आइए। रणविजय को शिवम ने अपनी ओर झुकने का इशारा किया। रणविजय शिवम के और नजदीक होकर बैठ गया। शिवम ने धीरे धीरे अपना सारा प्लान रणविजय को बता दिया। पागल हो गए हो क्या? तुमको पता भी है इससे तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। रणविजय झटके से उठ गया था। मैं तुम्हें ऐसा करने की परमिशन कभी नहीं दे सकता। पागल मत बनो तुम। एक हाथ बचाने के लिए दूसरा हाथ नहीं काटा जाता। एक बेटे को पाने के लिए मैं अपने दूसरे बेटे को दांव पर नहीं लगा सकता। मुझे तुम्हारा प्लान बिल्कुल मंजूर नहीं है। बिल्कुल बकवास प्लान है। हम कुछ और सोचते हैं, पर जो तुम सोच रहे हो वैसा कभी पॉसिबल नहीं है। शिवम का प्लान सुनकर रणविजय हत्थे से उखड़ गया था। चाचू, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। कुछ नहीं होगा मुझे। मॉम, मुझे नहीं मार सकती। आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। शिवम ने रणविजय का हाथ पकड़ लिया और फिर जबरदस्ती उसे अपने पास बैठाते हुए बोला, आगे की बात सुनिए। ना चाहते हुए भी रणविजय को शिवम की पूरी बात सुननी पड़ी, लेकिन पूरी बात सुनने के बाद वह शिवम के प्लान से काफी प्रभावित दिखाई पड़ रहा था। प्लान तो तुम्हारा सॉलिड है। इससे अनन्या भाभी एक्सपोज हो जाएंगी, लेकिन इससे हमें फायदा क्या होगा? हम तो पहले से ही अनन्या भाभी की सारी सच्चाई जानते हैं। रणविजय ने आराम से कहा। चाचू, मॉम की सच्चाई हम जानते हैं, लेकिन रणवीर नहीं। हम इस तरह से रणवीर की आंखों पर बंधी हुई अंधविश्वास की पट्टी खोल सकते हैं। उसे पता तो चल जाएगा कि कौन उसका अपना है और कौन बेगाना। शिवम ने कहा। और उसके एवज में जो तुम्हारा नुकसान होगा उसकी भरपाई कैसे होगी सोचा भी है तुमने? रणविजय ने अपनी टेढ़ी नज़र शिवम के ऊपर जमाते हुए पूछा। मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। शिवम ने हाथ झाड़े। मतलब? रणविजय समझ नहीं पाया था। मतलब ये कि जब तक आप मेरे साथ हैं, मेरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। शिवम ने फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहा। बेटा जी, यहाँ पर गोली बंदूक की बात नहीं हो रही। तुम जो प्लान सोच रहे हो ना, उसमें गलतफहमी के धागे इतने उलझ जाएंगे कि तुम उसमें उलझ जाओगे। और जैसा कि मुझे पहले से ही दिख रहा है कि तुम्हारी नया डोल रही है। रणविजय ने जैसे शिवम का मजाक उड़ाया। तो फिर आप क्या कीजिएगा? आप इस गलतफहमी के धागे को सुलझा दीजिएगा। मेरी डूबती हुई नैया को पार लगा दीजिएगा। मुझे तो आप पर पूरा भरोसा है। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? शिवम ने पूछा। खुद से भी ज्यादा। लेकिन मेरी एक बात गिरह में बांध लो। तुम जिसके विश्वास के साथ खेलना चाह रहे हो ना, वहाँ पर तुम्हारे चाचू का भरोसा काम नहीं आएगा। वहाँ पर भरोसा तुम्हें ही बनाना है और तुम्हें ही निभाना है। मेरे लिए तो प्यार और जिंदगी का दूसरा नाम ही भरोसा है, वफा है। और यह भरोसा ऐसी चीज है जिसको कमाने में इंसान पूरी जिंदगी लगा देता है। लेकिन एक शब्द बेवफाई ऐसी है ना, जो पल में इसे धूल में मिला देती है। इंसान चिल्ला चिल्ला कर कहते रह जाता है कि हम बेवफा ना थे, लेकिन कोई नहीं सुनता। और अगर याद ना हो तो मेरी ही दास्तां फिर से एक बार याद कर लेना। मैं और ईशानी सबसे ज्यादा इस बेवफाई का दर्द झेल चुके हैं। जब हम दोनों में से कोई भी गलत ना होते हुए भी सिर्फ एक दूसरे के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज और परिवार के लिए उनकी नज़रों में गलत साबित हो गया था।
तब मैं चिल्ला चिल्ला कर कहता था, तब भी कोई नहीं समझ पाता था कि हम बेवफा ना थे। रणविजय ने जैसे शिवम को सचेत करते हुए कहा, उसकी चिंता आप मत कीजिए चाचू, अब हम वफा की नई दास्तान लिखेंगे। उस बेवफा के साथ वफा अब हम करेंगे। शिवम ने फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी जिंदगी है, जैसे चाहो जी सकते हो। माँ बाप जन्म के साथी होते हैं, कर्म के नहीं। हर इंसान को अपना कर्म खुद करना पड़ता है। अपने लिए अपने भविष्य की दिशा खुद तय करनी पड़ती है। हम तो केवल रास्ता दिखा सकते हैं, पर उस रास्ते पर चलना तो तुम्हें ही है। अपनी जिंदगी का हर कोई हीरो खुद होता है। अब यह उसके ऊपर डिपेंड होता है कि वह अपनी जिंदगी में बाकी लोगों की नज़रों में हीरो बनना चाहता है या फिर विलेन। अपनी जिंदगी की दास्तान लिखने के लिए हर कोई फ्री है। हमारी तरफ से तुम भी फ्री हो। मैं डैड की तरह तुम्हारे ऊपर कोई दबाव नहीं बनाऊंगा। तुम जैसे चाहो वैसे अपनी जिंदगी जी सकते हो, पर जाने क्यों मेरा मन तुम्हें इन सब चीजों में डालने का नहीं हो रहा है। लास्ट लाइन रणविजय बेचैनी से बोला, वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप अभी भी मुझे छोटा बच्चा समझते हैं। वैसे तो मैं आपका बच्चा ही हूँ, लेकिन चाचू, मैं पूरे 25 साल का हो चुका हूँ। अपने भाई बहनों के लिए तो बड़ा हूँ ना। उन लोगों को सही रास्ते पर लाना मेरी जिम्मेवारी है, और मुझे इसमें आपकी मदद चाहिए। प्लीज मना मत कीजिएगा। शिवम ने रणविजय का हाथ पकड़ लिया और बहुत ही रिक्वेस्ट करते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। मैं डैड को सारी बात बता दूंगा। मॉम तो रणवीर के बारे में जानती हैं और डैड को भी मैं रणवीर के बारे में बता ही दूंगा। बाकी किसी से बताने की मेरी अभी हिम्मत नहीं हो रही, ईशानी से तो बिल्कुल नहीं। और मुझे लगता है कि जब तक सब कुछ सॉल्व नहीं हो जाता, तब तक हमें ईशानी से इन सब चीज़ों को छुपाकर ही रखना होगा। मैं कुछ दिनों के लिए ईशानी को यहाँ से लेकर दूर चला जाऊंगा, ताकि तुम्हें आराम से काम करने का समय मिले। बाकी मेरी जिंदगी यहीं पर रहेगी। उन लोगों का तुम ध्यान रखना। और रही बात भरोसे की, तो मैं तो तुम पर खुद से भी ज़्यादा भरोसा करने लगा हूँ। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में जिंदगी को नहीं डालना, और अगर डालना भी इस मैटर से मुझे दूर रखना। उस समय मैं किसी का भी वकील बनना पसंद नहीं करूँगा और जज भी नहीं। अपने अपने मुकदमे खुद ही एक दूसरे से लड़ना और खुद ही डिसीजन कर लेना। रणविजय ने हाथ खड़े कर दिए। शिवम सर झुकाते हुए शर्म से मुस्कुरा दिया। इस तरह से सर झुकाने से मैटर नहीं सॉल्व होने वाला है बेटा जी। वह पहले ही तुमसे बहुत नाराज है, और उसके बाद जब ये सारे खेल जब उसे पता चलेंगे ना, तब वह तुम्हारा क्या हाल करेगी, तुम वह सोच लेना। उस समय मैं तुम दोनों के बीच में बिल्कुल नहीं आऊंगा। जाने जो जाने जाता। रणविजय सीधे स्पष्ट शब्दों में शिवम को वार्निंग देते हुए कहा, क्या चाचू, आपने डरा डरा कर ही बच्चे की जान ले लो। पहले ही मैडम इतनी नाराज हैं कि 10 दिनों से एक बार भी पलटकर हाल चाल पूछने नहीं आई, और ऊपर से आप और बोल दो कि मैं अपने पैरों पर खड़े होने की भी हिम्मत ना करूं। कम से कम बिस्तर पर तो मैं उनकी डांट और मार से बचा हुआ हूँ। शिवम ने मुंह बनाया, ये सब पहले सोचना चाहिए था ना बेटा। अब जब ओखली में सर डाल ही दिया है तो 2-4 चोट खा ही लो। दवा खाते खाते मुंह का स्वाद बिगड़ गया है, मूड फ्रेश हो जाएगा। रणविजय ने भी बराबर जवाब दिया। रणविजय अब शिवम के हालत के मजे ले रहा था, वही शिवम अपना सर झुकाए हुए धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। वैसे मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। रणविजय शिवम के कंधे पर हाथ रख दिया और फिर धीरे से शिवम की तरफ झुक गया। जिंदगी दरवाजे पर आ चुकी है, आगे तुम्हें उसे कैसे मनाना है, अपना बचाव कैसे करना है, इसका भी कोई सॉलिड प्लान सोच लो। रणविजय की बात पर शिवम ने चौंकते हुए देखा।
दरवाजे के पास किसी का अक्स समझ में आ रहा था। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम जो भी करोगे बिल्कुल सही करोगे। पर अब की बार किसी और को बचाने के चक्कर में चाहे वह हमारा कितना अपना ही क्यों न हो, खुद को खतरे में मत डालना, क्योंकि तुम ही दिल का टुकड़ा हो। चोट दाहिने हाथ को लगे या बाएं हाथ को, दर्द तो बराबर ही होता है दिल को, रणविजय ने कहा। शिवम मुस्कुरा दिया। चलो अपना बहुत ध्यान रखना। जल्दी से ठीक होकर ऑफिस ज्वाइन कर लो। सारे मीटिंग्स मुझे ही अकेले हैंडल करने पड़ते हैं। आशुतोष भाई को कुछ बोल नहीं सकता और आदित्य कोई बात सुनता ही नहीं है। तुम्हारे बिस्तर पर पड़ने पर मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ। वैसे तुम इस मीटिंग की चिंता मत करना, इस मैं अच्छे से देख लूँगा। फिलहाल मैं नीचे जाता हूँ। नव्या ने चाय बना लिया होगा, क्या पता बनाकर खुद ही गई होगी या फिर रखी होगी। कुछ समय उसको भी दे देता हूँ, वरना यही कहेगी कि अब बहनों को कोई नहीं पूछता। ऑल द बेस्ट। रणविजय शिवम के पास से उठते हुए बोला। एक ही सांस में उसने अपनी सारी बात पूरी कर ली थी और उसकी सारी बात शिवम समझ भी गया था। अब बस आगे काम करना था। शिवी जो कि चाय पीने के लिए बुलाने आई थी, दरवाजे से साइड खड़ी हो गई। जाते जाते रणविजय ने शिवम को थम्स अप साइन का अंगूठा दिखाया और मुस्कुराते हुए बाहर निकल गया। लेकिन होठों ही होठों में बेस्ट ऑफ लक बोल गया था, जो कि शिवम अच्छी तरह से समझ गया था। क्या चाचू इस मुसीबत में फंसा कर निकल गए? कम से कम इस मुसीबत से बचने का उपाय भी तो बता देते। ठीक ही कहा जाता है, बाप के भरोसे फौजदारी नहीं लगनी चाहिए। शिवम ने मुंह बनाते हुए कहा। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले भाग के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही YouTube पर मिलते रहिए। कहानी अगर पसंद आती है तो उत्साहित भी किया कीजिए। आप सुपर थैंक्स के माध्यम से मुझे प्रोत्साहन भी दे सकते हैं और साथ में अपने दोस्तों के साथ इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कीजिए। इस चैनल पर मिलेंगे आपको दिल छू लेने वाली मनोरंजन, पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियां और हर कहानी के रेगुलर अपडेट मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।